अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको STA 401 इस कोर्स जिसका नाम रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस है, मैं वेलकम करता हूँ। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा साथ इस कोर्स में आपके साथ रहेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग कोर्स है जो कि 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। इस कोर्स को बेहतर समझने के लिए इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। प्री रेक्विजिट्स में ये है कि अगर स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का बेसिक नॉलेज है तो इस लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इस कोर्स की आउटलाइन देख लेते हैं। इस कोर्स को चंद सेगमेंट्स में इस तरह डिवाइड किया गया कि उसमें हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन को, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, कोरिलेशन को देखेंगे, मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन क्या होते हैं, एंड पे हम इंटरवल एस्टिमेशन क्या है और रिग्रेशन और कोरिलेशन में कैसे इसको अप्लाई करते हैं, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। इस लेक्चर के दौरान हम बहुत सारी एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स, मेजर कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इनके अंदर बहुत सारे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। इस कोर्स के लिए 2 बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जिनसे आपको इस कोर्स को स्टडी करने के दौरान हेल्प मिलेगी। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1, लिखी है डॉक्टर शाहिद कमाल एंड शेर मोहम्मद चौधरी। ये बुक इजीली अवेलेबल है मार्केट में। सेकंड बुक, इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस बाय मोंटगोमरी एंड पेक। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट बुक्स और रिकमेंडेड बुक्स की कंप्लीट लिस्ट देखना चाहें तो वो आपको इस कोर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट लेक्चर को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेगमेंट में हम रिग्रेशन और उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सेकंड में फाइंडिंग रिलेशनशिप थ्रू स्कैटर प्लॉट, और एंड पे लास्ट सेगमेंट में देखेंगे कि लाइन फिटिंग क्या होती है। रिग्रेशन एनालिसिस है क्या? Regression analysis is a statistical tool। ये स्टैट से रिलेटेड है और एक टेक्निक है, टूल है या एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं? रिलेशनशिप को बिटवीन वेरिएबल्स। Regression analysis is a statistical tool for investigating the relationship between two variables। उसमें से एक वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह देंगे और बाकियों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ कहाँ पे होती है? इसके जो एक्चुअल यूज़ है प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग। रिग्रेशन और कोरिलेशन कई ऐसे फील्ड्स में एप्लीकेबल है, उनमें से चंद एक इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, सोशल साइंसेज में, मेडिकल और बायोलॉजिकल फील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स और फिजिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, और इसके अलावा बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे आपको रिग्रेशन और कोरिलेशन की कहीं ना कहीं इस्तेमाल मिलेगा। इस लिहाज से ये कोर्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही वाइटल कोर्स है। ये बहुत सारे शोबों में आपकी हेल्प करेगा। ये कोर्स है क्या और इसमें हमने करना क्या? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। अगर आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को हेल्प आउट करें। एक स्टूडेंट है और अगर वो ज़्यादा स्टडी करता है तो आपका क्या ख्याल है कि उसके ग्रेड्स जो हैं वो कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे? एक
डेफिनेटली वो इंक्रीज होंगे। एक दूसरा शख्स है वो डाइट करता है, तो डाइट का इफेक्ट जो है वो वेट पे क्या है, वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या कहते हैं जी? डेफिनेटली डिक्रीज होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा रीडिंग करता है, तो क्या ख्याल है उससे उसकी वोकेबलरी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, उसकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी। सर्दियों में आइसक्रीम की सेल और चाय की सेल, क्या ख्याल है जी? चाय की सेल बढ़ेगी या आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी? आइसक्रीम की सेल्स डेफिनेटली सर्दियों में गर्मियों की निस्बत कम हो जाती। तो ये चंद आपने एग्जांपल्स देखी, ये रूटीन के एग्जांपल्स है। डेली लाइफ में हम जब कुछ स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या इसके अलावा कोई कोर्स, तो इस किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं और वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं या एक की वजह से दूसरे पे कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा होता है। तो इस कोर्स में इसी तरह के डेटा और वेरिएबल्स को जब हम स्टैट की लैंग्वेज में स्टडी करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन? एक इंग्लिश बायोमैथमेटिशियन थे, सर फ्रांसिस गैलेटन। वो एक दफ़ा रिसर्च कर रहे थे जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वालिदैन हाइट में बड़े हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी हाइट भी अमूमन बड़ी होती है, और इसी तरह ऐसे पेरेंट्स जिनकी हाइट कम है उनके बच्चे की हाइट भी कम। इससे पहले ये बात नहीं पता थी कि अगर पेरेंट्स की हाइट का उनके बच्चों की हाइट्स पे क्या इफेक्ट होता है, लेकिन उन्होंने जो इसके साथ जो ऑब्जर्व किया, ओवरऑल जो वालिदैन ज़्यादा हाइट वाले हैं उनके बच्चे भी ज़्यादा हाइट वाले हैं, और जिनकी हाइट वालिदैन की हाइट कम होगी उनके बच्चे भी कम हाइट है। लेकिन अगर ओवरऑल जब हम उनको कंबाइन करके देखते हैं तो उनमें एक टेंडेंसी पाई जाती है कि वो एक एवरेज हाइट की तरफ आ जाता है। तो इस टर्म को पहली दफ़ा उन्होंने नाम दिया इस फिनोमिना का, रिग्रेशन का। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट बहुत एक्सपैंड हो चुका है और इसमें कई नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऐसे ही था। तो इस कोर्स में हम इन्हीं चीज़ों को फर्दर स्टडी करें। इस कोर्स को ओवरऑल अगर देखें तो ये जहनों में उठने वाले 4 क्वेश्चंस के आंसर करें। नंबर 1, क्या वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है? अच्छा, अगर रिलेटेड हो तो दूसरा क्वेश्चन कि ये रिलेशनशिप किस किस्म का है, बहुत स्ट्रॉन्ग है या वीक रिलेशनशिप है, या दूसरे लफ्जों में इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। फर्दर है कि ये रिलेशनशिप कई किस्म के हो सकते हैं जो इस कोर्स में हम देखेंगे, तो उनमें से कौन सा रिलेशनशिप इन वेरिएबल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, और ये रिलेशनशिप फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं हम। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम इन रिलेशनशिप को स्टडी करके इनसे फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन कर सकें, कोई नई मालूमात का अंदाज़ा लगा सकें। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये पूरा हमारा कोर्स इन 4 क्वेश्चंस को किसी न किसी एंगल से डिस्कस कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप किस किस्म के होते हैं। जब हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं तो वो उनके दरमियान अगर हम पैटर्न चेक करें तो दो तरह के हो सकते हैं, एग्जैक्ट पैटर्न भी हो सकता है और नॉन एग्जैक्ट पैटर्न भी हमारे पास हो सकता है। एग्जैक्ट पैटर्न से मुराद ये है कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो सेम पैटर्न के तहत चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर टेम्परेचर की मिसाल लें तो हमें पता है कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जा सकता है और सेल्सियस स्केल पे, यानी जिसको हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं, उस पे भी मेजर किया जा सकता है। तो इनका अगर रिलेशनशिप हम देखें, हमारे पास जो इसका फार्मूला है वो होता है F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5
सी। अब सी से मुराद सेंटीग्रेड है। अगर इस इक्वेशन में हम सी की वैल्यू को पुट कर दें और इसको सॉल्व करें तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर सी कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे हर वैल्यू के अगेंस्ट यहाँ पे एफ की एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो हर सी वैल्यू के लिए एफ की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम एग्जैक्ट रिलेशनशिप कहेंगे और इसको डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कि हर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमिन कर रही है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं और रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो फर्क ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई डाटा इस तरह का है कि जिसमें दो वेरिएबल्स इस तरह आपस में रिलेटेड हैं कि हर एक वैल्यू के अगेंस्ट एग्जैक्ट दूसरी वैल्यू आ रही है, तो इस रिलेशनशिप को हम एग्जैक्ट या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहते हैं। इसकी अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो वो होता है एरिया। मैथ में हम पढ़ते हैं जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पे आर जो है ये रेडियस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू अब हम पुट कर दें, उसका स्क्वायर करें, ये पाई एक कांस्टेंट होता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट एरिया हमारे पास आ जाए। तो इस तरह के मॉडल, जैसे ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल जिसमें हर वैल्यू के अगेंस्ट एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रहे हो, इसको हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहते हैं। लाइन की इक्वेशन देख लें। तो लाइन की इक्वेशन में ये एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप है y और x। तो हर x की वैल्यू के लिए हमारे पास इसमें वैल्यूज रख के अगर सॉल्व करें तो एक y वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल कहेंगे। दूसरी साइड पे आते हैं तो डिफरेंस क्या है इनका, दूसरा क्या हो सकता है। लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि इस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता कि हर वैल्यू के अगेंस्ट एग्जैक्टली हमें कोई ऐसी वैल्यू मिले जो एक ही हो। फॉर एग्जांपल, क्या किसी शख्स के हाइट से हम उसका एग्जैक्ट वेट मेजर कर सकते हैं? नहीं। एक गैस तो है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वेट भी बढ़ रहा है। बच्चों का वेट, बच्चों की हाइट और वेट का रिलेशनशिप और अडल्ट्स की हाइट और रिलेशनशिप आपस में पाया जाता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता। हो सकता है कि एक शख्स की हाइट अगर 5 फीट और 5 इंचेस हो लेकिन उसका वेट 70 kg हो, और सेम एक और हाइट है, उसका पता चले जो वेट हमने मेजर किया वो 80 है। तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो रियल लाइफ के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिनमें रिलेशनशिप जो इस तरह का एग्जैक्ट नहीं हो रहा होता। तो इस किस्म की सूरत हाल में जो हम मॉडल या इक्वेशन फिट करते हैं उसको फिर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहते हैं या स्टैटिस्टिकल मॉडल कहेंगे, कि ऐसा मॉडल जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट 1 to 1 की वैल्यू नहीं आ रही। अगर इसी इक्वेशन को हम स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो इस तरह की बन जाएगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये वाला पार्ट तो वही हो गया। ये जो बेसिकली ई हमने ऐड किया इसको हम कहते हैं एरर। एरर से मुराद ये है कि जब हाइट और वेट को हम आपस में रिलेट करते हैं तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है, कुछ वैल्यूज का डिफरेंस आएगा। वो जो डिफरेंस है उसको हम एरर कह सकते हैं। तो उसको स्टैटिस्टिकल मॉडल की नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो ई से जाहिर करते हैं।
तो इस कोर्स में जो हमने स्टडी करना है, इस वाले पार्ट को हम स्टडी नहीं कर रहे, यानी मैथमेटिकल मॉडल को हम स्टडी नहीं कर रहे। स्टैट के इस कोर्स में हम स्टैटिस्टिकल मॉडल को करेंगे, यानी ऐसा मॉडल जिसमें एरर टर्म शामिल हो या वो एग्जैक्ट एक वैल्यू दूसरे से रिलेट ना कर रही हो। कुछ पोर्शन तो हमें पता हो, लेकिन कुछ सेगमेंट या पोर्शन ऐसा भी हो कि जो हम उसको डिटरमिन ना कर सकते हैं। तो इस तरह के मॉडल को स्टैटिस्टिकल मॉडल या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहेंगे, और स्टैट के इस कोर्स में हम इसी को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स अगर हमारे पास हैं तो क्या उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि टीचर देखना चाह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो वो कितने घंटे स्टडी करता है और उसके मार्क्स कितने आते हैं एग्जाम में। क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो बड़ी कॉमन सी बात है, स्टडी करने के जो आवर्स हैं, जितनी ज़्यादा टाइमिंग है स्टडी करने की, कम या ज़्यादा, ठीक है, उसका क्या उसके टेस्ट स्कोर पर अफेक्ट होता है या नहीं होता। तो इसमें अब दो वेरिएबल्स हमारे पास आ गए हैं। इसके लिए एक हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ABCDEF। तो उनसे पूछा गया, तो फर्स्ट ने बताया कि उसकी स्टडी 6 आवर्स है, सेकंड ने बताया कि उसकी स्टडी 2 आवर्स है। इस तरह करते हुए तमाम स्टूडेंट्स का डाटा आ गया हमारे पास। अच्छा, उनके ग्रेड चेक किए गए, ग्रेड को यहाँ पे परसेंटेज पे लिखे कि ए स्टूडेंट ने 82% मार्क्स हासिल किए हैं, बी ने 63%, सी ने 57%, और इसी तरह से ऑन ये बाकी स्टूडेंट्स ने भी परसेंटेज के मुताबिक अपने मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइम हर एक का डिफरेंट है, और यहाँ पे इनके जो रिलेटेड मार्क्स हैं वो भी डिफरेंट है। फर्दर इसको देखते हैं कि ये जो दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, स्टडी और स्कोर, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम उसको कहेंगे कि जिसको हम कंट्रोल कर सकें या मैनिपुलेट कर सकें। इसी एग्जांपल में हम देखें तो कौन सा वेरिएबल्स है जो किसी हद तक स्टूडेंट के कंट्रोल में। गैस कर सकते हैं आप जी, नंबर ऑफ आवर्स जो हैं ये किसी हद तक स्टूडेंट के कंट्रोल में कि वो कितने घंटे स्टडी करता है। वो चाहे तो 1 घंटा कर ले, चाहे तो 3 घंटे, चाहे तो 6 घंटे, इससे ज़्यादा या इससे कम वो कर सकता है। तो जो भी हमारे पास इस तरह का वेरिएबल हो जिसको हम कंट्रोल कर सकें, उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्स वेरिएबल भी कहेंगे, या इसको ऐसे कह लें कि इसको हम एक्स से डिनोट किया करेंगे। अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो दूसरा वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट यूजुअली वो वेरिएबल होगा कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते होंगे। यहाँ पर देखें कि अगर एक स्टूडेंट जब स्टडी अपनी कर लेता है तो उसके बाद उसके जो ग्रेड्स आते हैं तो किसी हद तक डिपेंड कर रहे होते हैं। किस फैक्टर पे डिपेंड करेंगे? वो फैक्टर पे डिपेंड करेंगे कि उसने कितने घंटे स्टडी किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्कोर है ये डिपेंड कर रहे हैं किसी और वेरिएबल पे, जो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है कि वो वेरिएबल हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स स्टडी। तो इसीलिए इसका नाम ड्राइव किया जाता है डिपेंडेंट। ये जैसे, तो यहाँ पे दूसरी बात भी आप नोट करें कि नॉर्मल जब आपके पास कोई केस आएगा, दो वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व होंगे, तो हम उसमें से उनके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस को अफेक्ट कर रहा है।
ठीक है। तो उसी से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिस्टिंग्विश कर लेंगे। फर्दर है कि स्टूडेंट जो है वो अपने टाइम को किसी हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो इसकी टाइमिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको अगर आप इस एंगल से देखना चाहें तो हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल आ गए और वो फर्दर डिवाइड हो जाया करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये जो फैक्टर है इस पे डिपेंड करेगा। तो 2 वेरिएबल्स हो गए, यहाँ पे मैं इसको यूं कर देता हूँ। 2 वेरिएबल्स हैं, एक उसमें डिपेंडेंट का पोर्शन है और एक इंडिपेंडेंट का पोर्शन है। बात हो रही है तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि अगर हमने कोई एग्जांपल देखी है या उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको करें तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कई दफ़ा इतनी क्लैरिटी के साथ हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल अगर इस एग्जांपल में आप देखें, ठीक है, इसमें एज और ब्लड प्रेशर है। तो यूजली अगर हम स्टडी करें तो आइडिया हो जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ना शुरू हो जाती है, आप बड़ी एज की तरफ जाते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इससे ये अगर इन 2 वेरिएबल्स को ही हम स्टडी कर रहे हैं तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वेरिएबल जो है, जो ब्लड प्रेशर है, वो एज के साथ अफेक्ट हो रहा है। तो बीपी जो है वो डिपेंड कर रहा है एज पे। तो अगर ये 2 केसेस हमारे पास हैं तो इसमें अगर डिस्टिंग्विश किया जाए तो हम एज्यूम करेंगे कि एज जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो ब्लड प्रेशर है ये डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर इस एग्जांपल में हम देखें, हस्बैंड का एटीट्यूड है अपनी वाइफ्स के साथ, तो अगर इसमें देखें तो किसी एक प्रॉब्लम पे हस्बैंड का एक एटीट्यूड है और उसकी वाइफ का एटीट्यूड उस पे डिफरेंट है। तो इसमें दोनों वेरिएबल्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करना कि किसका जो व्यू है वो इंडिपेंडेंट है और किसका व्यू दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो बहुत दफ़ा इस तरह की सिचुएशंस भी आती हैं कि जिसमें हम इसको क्लैरिटी के साथ डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। तो इस केस में फिर हमने क्या करना है, किसी भी एक को आप इंडिपेंडेंट कंसीडर कर लेते हैं तो दूसरे को डिपेंडेंट कंसीडर करके फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं, या इनको आपस में हम चेंज भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम इस कोर्स में हम देखेंगे वो यूजली ऐसा होगा कि जिसमें क्लैरिटी के साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया होगा। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप को अगर हम किसी शेप की सूरत में देख लें, जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल शो की, तो इससे हमें आइडिया नहीं हो रहा कि इसमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसका बेस्ट वे जो है और आमतौर पे सबसे पहला जो स्टेप रिकमेंड किया जाता है वो ये है कि इसको एक ग्राफ पे ड्रा कर लिया जाए। उस ग्राफ को या उस डायग्राम को हम स्कैटर प्लॉट कहते हैं। ये 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को शो करने में हमारी हेल्प करता है। स्कैटर प्लॉट में जो ख्याल रखना है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारा वो हमने वाई एक्सिस पे लेना है। तो इसीलिए पहले मैंने आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का बताया कि एक को एक्स एक्सिस पे लेना है और एक को हमने वाई एक्सिस पे लेना है। तो स्कैटर प्लॉट की चंद शेप्स देखते हैं। ये जो आप फिगर दे रहे हैं ये स्कैटर प्लॉट है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारे पास एक डाटा था पेयर्ड फॉर्म में जिसमें हमने एक वैल्यू यहाँ पे आई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। शेप आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली हमारा स्कैटर प्लॉट है। इसी तरह ये बॉटम में देखें एक और फिगर है। इससे अब हम किन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो फिगर है पहली और इससे नीचे वाली, इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जो किसी लाइन के करीब करीब, यानी डाटा आपस में वैल्यूज इस तरह की शेप शो कर रही हो कि अगर हम उसको कहें कि वो एक लाइन सी बन रही है या लाइन के इर्द गिर्द वो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं।
ये देखें, अगर ये मैं खींच लूँ तो ये ओवरऑल देखें कि ये एक पैटर्न सा बन रहा है और बाकी वैल्यूज इसी के गिरता है, तो ये एक स्टेट सा पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह के पैटर्न को हम लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह इस साइड पे देखें तो ये भी एक हम स्ट्रेट लाइन सी बन रही है, ठीक है। कुछ वैल्यूज इससे आगे पीछे हैं लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि शेप आपको इस तरह की नजर आएगी कि वो एक कर्व की सूरत में। ये देखें, इसको अब मैं एक लाइन से तो शो नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसको एक इस तरह कर्व की शेप दी जाए तो ये आप देखेंगे कि ये एक कर्व सा बन रहा है। या इस वाली फिगर को देख लें तो इसमें हमने देखा कि स्कैटर प्लॉट होता क्या है, और स्कैटर प्लॉट से चंद चीज़ों का जो आइडिया हुआ उसमें से एक तो ये है कि हमें रिलेशनशिप की टाइप पता चल गई कि लीनियर रिलेशनशिप किस शेप का होता है, और अगर वो कर्वी लीनियर हो, कर्वी लीनियर कर्व से निकला तो उसकी शेप किस तरह की हो सकती है। सेकंड, हमें ये पता चलता है स्कैटर प्लॉट से कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर तो जो डाटा के पॉइंट्स हैं, फिगर है, वो एक सेट पैटर्न के तहत इस तरह है कि बिल्कुल आपस में क्लोज क्लोज हैं और एक स्ट्रेट लाइन के पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे इसमें देखें, ये साइडों पे डॉटेड लाइन से शो किया गया है कि सारी वैल्यूज इस रेंज के दरमियान में ही आ गई हैं, यानी एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो अगर इस तरह का रिलेशनशिप हो तो उसको हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसी तरह ये बॉटम वाली फिगर में भी देखें, आपको यही पैटर्न नज़र आ रहा होगा। जबकि दाएं तरफ हम देखते हैं कि डॉटेड वैल्यूज आपको सारी नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर इनका आपस में आप गैप देखें तो बहुत ज़्यादा है। ये वैल्यू इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, और ये डॉटेड लाइन की अगर विड्थ या चौड़ाई अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम वीक रिलेशनशिप कहेंगे। इसी तरह ये फिगर अगर आप देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दूसरी चीज़ जो हमें स्कैटर प्लॉट से जस्ट डाटा ड्रा करने के साथ ही पता चल गई, ये कि फिगर को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इस पैटर्न में देखें तो इसमें आप देखें कि आपको कोई स्ट्रेट लाइन का पैटर्न भी निकालना मुश्किल हो रहा है। अगर आप इसको कर्व की शक्ल दें तो वो भी कोई शेप नहीं बन पा रही, वैल्यूज़ हैं भी बहुत दूर दूर। तो अगर आप किसी डाटा को ड्रॉ करें और उसकी शेप इस तरह की बन रही हो तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि उन वैल्यूज़ के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप होता तो यहाँ पे शो हो जाना था। इसी तरह यहाँ पर भी देख लें कि इन वैल्यूज़ को भी हम कहेंगे कि इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट हम कि ये ड्रॉ कैसे किए जाते हैं। तो ये मेरे पास एक डाटा है, शू साइज है 5 नंबर का जूता है, 12 नंबर का जूता है, 7 नंबर का जूता है, 10 नंबर का जूता है, और इसी से रिलेटेड उस शख्स का वेट भी दिया गया 65 kg, 97, 68, और इस तरह पूरा टेबल जो है कंप्लीट कर। अब हम एक्चुअल में देखेंगे कि स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो स्कैटर प्लॉट के लिए सबसे पहले ये ग्राफ का एक पैटर्न आ गया। इसमें अब हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड करने हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमने कहाँ पे लिखने हैं, याद है जी कुछ? ये एक्स एक्सिस है और इस पे हमारा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो आएगा। तो ऊपर अगर देखें तो मेंशन भी किया हुआ है, उस वेरिएबल का क्या नाम हमने रखा है, एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि जो शू साइज हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज देखें हमारे पास तो इसकी रेंज बन रही है कम से कम साइज 5 है और बड़े से बड़ा साइज 12 है। तो 5 से लेके 12 के दरमियान वैल्यूज हैं। तो हम उसकी स्केलिंग कर लेते हैं। स्केलिंग से मुराद ये है कि उस रेंज को
इक्वल इंटरवल के साथ इस तरह स्प्रेड आउट करते हैं कि वो इस सारे एरिया को कवर कर ले। तो ये हम वैल्यूज रख लेते हैं, शू साइज 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन 13 तक। ये तो एक्स एक्सेस का पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड जो स्टेप हमने करना है उसमें वेट की वैल्यूज को भी हमने जब ऑब्जर्व किया तो मिनिमम इसमें 65 है और जो मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू यहाँ पे जा रही है वो 97 है। तो उसके मुताबिक हमने वैल्यूज को 5 के डिफरेंस से 60, 65, 70, 75 इंक्रीमेंट के साथ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट अब हमारा है कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है। इसको ड्रॉ करने के लिए ये वाली वैल्यू लेते हैं हम सबसे पहले। अगर इसको इस तरह की वैल्यू को पेयर्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन हम इस तरह भी लिखते हैं x y। तो अगर यहाँ पे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 5, 65। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने देखना है कि x एक्सिस पे 5 कहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम देखें तो 5 यहाँ पे आ रहा है। अब ये 5 आ गया है तो फिर हमने y देखना है क्योंकि y इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए आप नोट करेंगे इंडिपेंडेंट को हमने नीचे रखा है। पहले हमने इंडिपेंडेंट वैल्यू देख ली, वो 5 है। अब जो y वैल्यू है वो इसी पे डिपेंड कर रही है तो वो 65 है। तो जहां पे ये दोनों वैल्यूज मिलती हैं 5 और 65, ये हमारा वो पॉइंट होगा ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास? 12, 97। तो 12 कहाँ पे आएगा? 12 ये है और 97 कहाँ पे आना चाहिए? ये 95 है, ये 100 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 97 आ गया। इसी तरह थर्ड वैल्यू भी हम ड्रॉ कर सकते हैं 7 और 65। तो 7 हमारे पास यहाँ है और इससे रिलेटेड वैल्यू हमारे पास है 68। ये 65 है और ये 70 है। तो थोड़ा सा आप गैस फिगर में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 68 कहाँ पे आना चाहिए। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास थी 674। वो हमने यहाँ पीछे जो हमने स्कैटर प्लॉट देखे थे वो जस्ट एक ओवरलुक सा था। यहाँ पे हमने देख लिया कि स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ कैसे करना है। इस स्कैटर प्लॉट से चंद चीज़ें क्या हमें पता चल सकती हैं। एक तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि रिलेशनशिप लीनियर लग रहा है। लीनियर से मुराद ये है कि एक लाइन अगर इसमें से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए तो ये इसको रिप्रेजेंट कर सकती है। सेकंड ये है कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये भी हमने देखा था कि अगर वैल्यूज एक लाइन के गिर्द क्लोज हों तो वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो करेंगी। तो ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग भी है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन देखें, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? यानी जैसे जैसे शू साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो वेट भी उसका ज़्यादा होगा, हैवी होगा। ज़ाहिर बात है, बच्चों का पाँव का साइज़ भी कम है, वेट भी कम होता है। लेकिन जैसे जैसे अडल्ट की तरफ हम जाते हैं साइज़ भी बड़ा होगा, वेट भी बड़ा होगा। तो एक और चीज़ भी हम निकाल लेते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो अपवर्ड है। तो इससे आपने देखा कि जब डाटा हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में हो, जैसे ये था, तो हमें उसकी शेप का उस तरह अंदाज़ा नहीं होता। तो पहला स्टेप दो वेरिएबल्स के जो एनालिसिस में हम करते हैं तो सबसे बेस्ट इनिशियल स्टेप यही होता है कि उसका एक स्कैटर प्लॉट बना लिया जाए। स्कैटर प्लॉट पे वो वैल्यूज़ ड्रॉ की जाएं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मेंशन करते हुए।
वो वैल्यूज ड्रा करने के बाद उससे हमारे पास एक उसका शेप पैटर्न ये चीज़ें आ जाती हैं।